22 मई 1987 का ये वाक़या है। मेरठ ज़िला जो मूलतः उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ, उसका एक मोहल्ला पड़ता है हाशिमपुरा। और हाशिमपुरा जो मोहल्ला होता है वो बेसिकली मुस्लिम बाहुल मोहल्ला है वो। दरअसल 22 मई 1987 को इस साल उस मोहल्ले में एक हिंदू व्यक्ति होता है जिसका कत्ल कर दिया जाता है, जिसका मर्डर कर दिया जाता है। और इस मैटर को जो उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट होती है वो बहुत सीरियस लेती है। और सीरियस लेने के बाद में फिर तकरीबन 41 से 22 मुस्लिम होते हैं, उनको एक जो पीएससी की टीम होती है, पीएससी पुलिस की जो टीम होती है, उसको एक ट्रक में भर करके, और जो ये मेरठ है, मेरठ से जब हम गाज़ियाबाद की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे एक टाउन पड़ता है मुरादनगर, और मुरादनगर के जस्ट में ही गंग नहर पड़ती है। उस नहर के पास में ले जाकर के उन 22 मुस्लिम लोगों का पुलिस द्वारा इनकाउंटर किया जाता है। और इनकाउंटर करने के बाद में उसमें से जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो एक व्यक्ति जीवित मिलता है जिसका नाम बाबूदीन होता है। और इस कहानी को जानने से पहले उस समय जो गाज़ियाबाद था उसके जो तत्कालीन एसएसपी थे उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीयकाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। उत्तर प्रदेश एक प्रदेश है, उसकी एक ज़िला है आजमगढ़। और आजमगढ़ ज़िला में एक भूमिहार परिवार में एक लड़के का जन्म होता है जो पढ़ लिख कर के बाद में जज बनता है। और जब उसकी शादी होती है तो जो उनकी पत्नी होती है वो सरस्वती देवी, और उस लड़के का नाम रामानंद राय होता है जो कि पढ़ लिख कर जज बनता है। और उसके 4 बच्चे होते हैं। जो बड़ा वाला लड़का है वो भी पढ़ने में अच्छा होता है और वो भी पढ़ लिख कर के जज बनता है। और जो दूसरे नंबर का उनका बालक होता है, बच्चा होता है, वो उत्तर प्रदेश का कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आईपीएस का उनको कैडर प्राप्त होता है 1975 में। और जो तीसरा लड़का उनका होता है वो भी पढ़ने में बहुत अच्छा होता है और वो भी हरियाणा आईपीएस कैडर उसको भी मिलता है। और जो चौथा बच्चा उनका होता है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और व्यापारी बनता है। और उनकी एक लड़की होती है जिसकी शादी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बनारस एक ज़िला है, वहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर होते हैं, उनके साथ में उनकी शादी कर दी जाती है। और ये कहानी शुरू होती है जो दूसरे नंबर का इनका बेटा होता है जिसका नाम होता है विभूति नारायण राय। ये यूपीएससी क्लियर करने के बाद में 1975 में ये आईपीएस का पद इनको मिलता है। और अपने आईपीएस के पद के दौरान, अपने उस सर्विस के दौरान इन्होंने बहुत सारी भारत को सेवाएं दी। और ये युवावस्था से इनके अंदर एक खूबी थी, एक लालसा थी। ये खासकर कविताएं लिखते थे, पोएम लिखते थे। और उसके बाद में जब इनमें मैच्योरिटी आई, गंभीरता आई, उसके बाद में इन्होंने उपन्यास भी लिखना शुरू कर दिया। हालांकि आजमगढ़ में जो ये गांव जो खैरा पड़ता है, जहाँ की मूल निवासी हैं, वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनी है। और उस लाइब्रेरी में तकरीबन 40,000 के करीबन वहाँ पे किताबें, उपन्यास सारे रखे हुए हैं। और आईपीएस या पीसीएस का कोई भी जानकर व्यक्ति या सर्विस करने वाला व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इस शख्सियत से परिचित ना हो और इस महान विभूति की जो लिखित उपन्यास हैं, किताबें हैं, जो व्यक्ति ना मतलब पढ़ता हो। तो दरअसल इन्होंने अपने युवावस्था में, चाहे जिन कवियों को हम किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं, जो एग्ज़ाम में जिन कवियों के बारे में बताया जाता है, उन कवियों को इन्होंने बहुत करीब से देखा, चाहे सुमित्रानंद पंत जी हों और चाहे महावीर वर्मा जी हों और चाहे धर्मवीर भारती हों या एक गोरखपुर के कवि होते थे, चाहे वो हों।
लेकिन ये वाक़या है, ये उस समय ये एसएसपी सिटी इलाहाबाद में इनकी पोस्टिंग थी और इनका एक उपन्यास था शहर में कर्फ्यू। उस समय इलाहाबाद में कर्फ्यू लग जाता, कुछ सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो उसमें एक मुस्लिम बच्ची होती है जिसकी तबीयत ख़राब होती है। उसके माता पिता उसको लेके दवा लेवाने के लिए जाते हैं और दवा लेके जब वो आते हैं तो किसी कारणवश या उनको जानकारी नहीं होती है, तो जितना डोज होता है दवा का, मेडिसिन का, उस डोज से कहीं ज़्यादा उसको अधिक दवा पिला दी जाती है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने पे, क्योंकि ये मानवीय एक प्रकरण आ जाता है, क्योंकि एक जो मनुष्य अगर जो उसमें मनुष्यता है तो और अगर जो ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति पे पड़ती है, उसकी लड़की ख़त्म हो जाती है ओवरडोज लेने की वजह से मेडिसिन का, तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर भावुकता जागृत हो जाती है। हालांकि उस लड़की को फिर घर में ही दफन कर दिया जाता है और वो जब दंगा समाप्ति की ओर होता है, जब दंगा समाप्त हो जाता है, तो प्रॉपर तौर पे जैसे मुस्लिम समाज में होता है कब्रिस्तान में डेड बॉडी को दफन करना, वैसे भी उस लड़की को वो दफन करते हैं। तो ये एक इनका एक उपन्यास था, वो बहुत ही मतलब ये उपन्यास ने शोहरत प्राप्त की। इसके अलावा इनके उपन्यास बहुत से, जैसे किस्सा लोकतंत्र का, तबादला और प्रेम की भूत कथा, रामगढ़ में हत्या। दरअसल अब हम अपनी पुरानी कहानी पे वापस होके आते हैं। दरअसल ये जब 22 मई 1987 में ये मेरठ ज़िला के हाशिमपुरा में जब 22 मुस्लिमों की पीएससी के द्वारा हत्या की जाती है, तो उस समय ये गाज़ियाबाद जो होता है ज़िला, उसके एसएसपी सिटी होते हैं। और जब ये मेरठ में दंगा होता है तो यहाँ का चार्ज इनको दिया जाता है और चार्ज कर लेने के बाद में जब ये वो यहाँ पे आते हैं, मेरठ में आते हैं हाशिमपुरा में, तो बहुत बारीकी से उसका परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद में इनको जानकारी मिलती है कि जो हाशिमपुरा मोहल्ला है बेसिकली मुस्लिम मोहल्ला होता है और उसमें एक हिंदू की किसी कारणवश हत्या कर दी जाती है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। और उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट जो होती है, उसके आदेशानुसार जो पीएससी की एक बटालियन होती है, 41 बटालियन जो होती है, उसके मेन जो होते हैं वो एक भंडारी करके वो होते हैं, लेकिन भंडारी जी उस समय नहीं होते हैं। और इस बटालियन को जो लीड कर रहे होते हैं, वो लीड कर रहे होते हैं प्लाटून कमांडर सुरेंद्र पाल सिंह। और एक डीसीएम या ट्रक में 41 से 42 मुस्लिमों को भरा जाता है और भरने के बाद में जब मेरठ से हम गाज़ियाबाद की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक मुरादनगर एक मोहल्ला पड़ता, एक कस्बा पड़ता है। वहाँ पे गंग नहर पड़ती है और गंग नहर के पास में ले जाकर के उनको सभी मुस्लिमों का इनकाउंटर कर दिया जाता है। और इनकाउंटर होने के बाद में ये इतनी गंभीर घटना थी, ये उस पूरे भारत में इसकी चर्चा होने लगती है, खबर फैल जाती है। तो मेरठ के जो तत्कालीन एसएसपी होते हैं उनको हटा दिया जाता है और इस केस की रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी जो गाज़ियाबाद सिटी के एसएसपी होते हैं तत्कालीन, विभूति नारायण राय जी, उनको दी जाती है। और वो जब आते हैं मौका वारदात पे तो वहाँ पे देखते हैं कि किस कारणवश वो हिंदू जो व्यक्ति था उसका मर्डर होता है, कत्ल होता है। उसके बाद में किस तरीके से जो 41-42 जो मुस्लिम होते हैं इनको ट्रक में भर के फिर इनका इनकाउंटर किया जाता है। और वो जो गंग नहर होती है वहाँ पे जब इनकाउंटर होता है तो ये मौका वारदात पे देखते हैं कुछ तो लाशें जो डेड बॉडी होती हैं वो रोड के किनारे पड़ी हैं, कुछ लाशें हैं जो गंग नहर में बह रही हैं। और उसमें बहने वाली जो डेड बॉडी होती है उसके ठीक किनारे पे एक व्यक्ति होता है जो कराह रहा होता है, उसको ये पास में जाके देखते हैं। हालांकि पूरे दलबल के साथ में होते हैं। हालांकि उस व्यक्ति को ये निकलवाते हैं, निकलवाने के बाद में वो व्यक्ति बच जाता है। और बचने के बाद में उस हत्याकांड, जो हिंदू की हत्या हुई थी, उसका मर्डर हुआ था, उसके पीछे क्या कारण रहे थे उसके बारे में हालांकि जानकारी लेते हैं। और इस घटना पे ये उपन्यास भी लिखते हैं। और जो जिंदा व्यक्ति मिलता है वहाँ पे, जिसका उसका नाम होता है बाबूदीन। और उसके बाद में फिर इस प्रकरण और इस वाक़या, इस घटना को लेके कोर्ट केस किया जाता है। कोर्ट केस चलने के बाद में सज़ा का ऐलान किया जाता है, लेकिन सज़ा किसी को नहीं मिलती है। फिर ये जो केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है और दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में
जाता है और तकरीबन 30 साल तक इसकी सुनवाई चलती है। 30 साल तक सुनवाई चलने के बाद में इस इनकाउंटर में जितने भी पीएससी के जवान सम्मिलित थे, शामिल थे इस वाक़या, इस घटना के पीछे, उसमें बहुत से लोगों की नेचुरली डेथ भी हो जाती है। और जो इस 41 पीएससी बटालियन जो जवान थे इनकाउंटर में जो सम्मिलित थे, उसके जो मेन होते हैं प्लाटून कमांडर सुरेंद्र पाल सिंह, उनकी भी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद में जब ये बाबूदीन नाम का जो व्यक्ति जिंदा इनको मिलता है, उससे जब गहराई से पूछताछ करते हैं तो उस घटना, उस प्रकरण और उस वाक़ये के बारे में जो बातें निकल के सामने आती हैं, हालांकि उनको ये जो विभूति नारायण राय जी होते आईपीएस तत्कालीन उस समय के एसएसपी, इन्होंने अपनी किताब में उस चीज़ का जिक्र नहीं किया है। लेकिन हाँ, इन्होंने मूलतः गंभीरता से जानने का प्रयास जरूर किया था कि इस जो 42 मुस्लिम लोगों का कत्ल किया गया था, उनका इनकाउंटर किया गया था, तो इसके पीछे मेन वजह क्या थी। लेकिन खैर ये कोर्ट का अपना एक प्रकरण था, कोर्ट में इसका केस भी चला और इसकी सुनवाई भी हुई और उसमें लास्ट में पनिशमेंट या सज़ा तो किसी को नहीं मिली और जो जीवित थे उनको भी सज़ा उसमें नहीं मिली थी। हालांकि वो केस ही खारिज कर दिया गया था बाद में। और मित्रों, इस कहानी को, इस वाक़या, इस घटना को आप सभी को सुनाने का मेरा मकसद ये कतई नहीं कि आपको कष्ट पहुँचे, आपको पीड़ा पहुँचे और आपकी आत्मा दुखी हो। इस घटना, इस वाक़या और इस घटनाक्रम को आपको सुनाने का मेन मकसद मेरा यही है कि आप सब लोग जागरूक हो, सजग रहें और दूरदर्शी बने, बुद्धिजीवी बने। लेकिन अंततः लास्ट में हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, जैसे इतने लोगों का इनकाउंटर पीएससी के द्वारा किया गया था, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर रही होगी, या उसमें तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रही होगी, उसका कहीं ना कहीं रोल ज़रूर रहा होगा। और हालांकि ये जो दंगा हुआ था वो सांप्रदायिक हुआ था। और मित्रों, इस घटना को सुनाने के लिए हमने नेट से, किताबों से और न्यूज़पेपर से जितना हो सकता था उतना मैंने वक्तव्य ढूंढे और आकलन करके मैंने आपको ये घटना, ये कहानी सुनाई। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। और मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक और अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। जय हिंद, जय भारत।